जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग आपका एक नया टॉपिक जो कि पेडागॉजी ऑफ मैथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हमने पेडागॉजी ऑफ साइंस का एक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट बना करके हमने डाल रखा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को विजिट करके अपने क्लासेस को प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इस क्लास में आप लोगों का एक छोटा सा भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, पूरा कंप्लीट जो है एग्ज़ाम से पहले पहले सारा करा के आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैथ और साइंस का, चाहे वो पेडागॉजी से हो चाहे जो 20 क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। दोनों चीज़ों पे हम लोग अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो आज देखिए पेडागॉजी में हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, सारे क्वेश्चन टीचिंग एग्ज़ाम के पेडागॉजिकल सब्जेक्ट के लिए हुए हैं, ठीक है। तो आ जाइए इसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड। देखिए पेडागॉजी में क्या है कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पेडागॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने का बस दो ही बेसिक मेथड होता है। एक तो आपको बहुत ही अपने नेचर को एक स्मूथ वे में रखना है, मतलब बच्चों की समझ के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे टारगेट बच्चों को करना है, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ फैक्चुअल नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे भी परिभाषा की बात की जाए, जहाँ पे भी डायरेक्ट रटवाने की बात की जाए तो उन चीज़ों से बचना होता है। और जिन ऑप्शन में केवल दे रखा हो किसी भी ऑप्शन को फोर्सफुली बताया जाता है तो वो भी क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए उसी के लहजे में हम लोग अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं कैसे करना है। जैसे देखिए ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। इसमें कह रहा है कि को छोड़ करके, कोई ऑप्शन है इसमें से किसी ऑप्शन को छोड़ करके, अभी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। को छोड़कर गणित शिक्षा शास्त्र की समकालीन समझ शिक्षकों को सभी करने की अनुमति सभी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सब कुछ करने को प्रोत्साहित करता है गणित शिक्षण, केवल इसमें से कोई एक काम छोड़ करके। पहला क्या है, अनुमानित समाधानों की क्षमताओं को प्रोत्साहित करें। इसको छोड़ना नहीं है भाई, ये तो करने की चीज़ है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, वैचारिक समझ के विकास से पहले समस्याओं की गणना करना, ये तो छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर गणित पढ़ाना है तो केवल डायरेक्ट आप जा करके सॉल्यूशन थोड़ी ना समझाना शुरू कर दोगे, जो प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन है वो नहीं सॉल्व करवाना है। सबसे पहले आपको जा करके वैचारिक समझ डेवलप करनी है कि मैथ की क्या नीड होती है, उसका एक पूरा बैकग्राउंड बनाना होगा आपको, एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी बच्चों में। उसके बाद जा करके आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। पहले आप आते ही जैसे आपको मान लो एरिया का चैप्टर कराना है तो आप क्या करोगे, बच्चों के पास जा करके बताओगे कि एरिया क्या होता है, किस तरह से, पूरा एक समझ, वैचारिक समझ उनके अंदर जब डेवलप हो जाएगी तब जा करके जो क्वेश्चंस है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें शिक्षक को सभी के लिए प्रोत्साहित करती है, सब करने के लिए, मतलब वैचारिक वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समस्याओं के समाधान का अनुमान लगाने के और उससे सत्यापित करने के लिए छात्रों को अवसर बनाए रखना, ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे भी कभी अवसर की बात करेगा तो वो पॉजिटिव आंसर होता है, ठीक है। छात्रों में व्यवस्थित तर्क का कौशल विकसित, तर्क भी बात कर दे, सोचने विचारने की, बाहर जाके एनालिसिस करने की, ये सब पॉजिटिव चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों को आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा गणितीय कौशल नहीं है, मतलब कि एक मैथमेटिकल स्किल नहीं है, इसमें से कौन सी, ये चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें से पूछ रहा है कौन सी मैथमेटिकल स्किल नहीं है। पहला कह रहा है कि गणितीय संख्याओं की गणना करना, ये भी एक गणितीय कौशल में आता है, संख्या की गणना करना, जानना उनसे, ठीक है। ग्राफ की व्याख्या करना, ग्राफ भी पढ़ाया जाता है मैथ में, ठीक है, ये भी है। ज्यामितीय आकृतियों को बनाना, ठीक है, ज्योमेट्रिकल चीज़ों को बनाना, ये भी सही है। कह रहा है गणितीय अवधारणाओं को परिभाषित करना, ये गणितीय कौशल में नहीं आता है। आप अवधारणा को परिभाषित करेंगे, यह कौशल की बात नहीं है। कौशल का मतलब होता है आपके अंदर क्या क्या स्किल डेवलप हुई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैथ को समझने की। अब गणित को परिभाषित करना तो ये तो ज़्यादा अलग लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको पढ़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है गणित शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इस पे बात करनी है आपको, ठीक है। एक सेकंड। देखिए पहला क्या कह रहा है
कि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृत और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है। सही नहीं है इसने पूछा है ना। कह रहा गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है। भाई बिल्कुल है, ये गलत बात बोल रखा है, यही असत्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप जब गणित सिखाते हैं ना तो उसमें व्यवहारिक गणित भी बताया जाता है, संस्कृति और के संदर्भ में भी पढ़ाया जाता है। जैसी संस्कृति होती है, जैसी चीज़ें होती हैं, जैसा वहाँ का माहौल होता है, उन चीज़ों को भी, जैसे बाज़ार में चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों पे भी व्याख्या करके पढ़ाया जाता है। तो ये बात इन्होंने नहीं लिख करके गलत कर दिया है और उन्होंने गलत को ही आंसर पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे के भी ऑप्शंस चेक कर लेता हूँ एक बार। कह रहा है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण के माध्यम से प्राथमिक कक्षा के छात्रों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, चीज़ों को जान करके, समान करके, मान लो कोई बॉल ले करके, इधर इतनी बॉल है, इतनी बॉल इधर है, इस तरह के करके भी क्वेश्चन समझाया जा सकता है बच्चों को। आगे क्या कह रहा है, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल है भाई, गणित पढ़ा रहे हो तो क्वेश्चन जवाब, क्वेश्चन आंसर टीचर्स और बच्चों में तो होना भी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। बिल्कुल, गणितीय अधिगम में संवाद सम्मिलित है। आप बाजार में जाते हैं, वहाँ पे गणित की चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो ये भी सारी ऑप्शन सही हैं। तो जो सही नहीं है वही आंसर पूछा था, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गणित गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। ये बात किसने कही थी? तो देखिए एक वक्तव्य कहा था गैलीलियो ने, इसका वैसे आंसर गैलीलियो है। गैलीलियो ने ये कहा था, अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो आपको गणित आना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि भगवान ने जो ब्रह्मांड की रचना की हुई है वो सर्कुलर, ट्रायंगल, कोण इस तरह से की हुई है। उन्होंने जैसे सन को बताया कि सर्कल के फॉर्म में, इस तरह से जो है चीज़ों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि उनका यही कहना था कि ईश्वर जो है ब्रह्मांड को लिखा है, गणितीय भाषा में लिखा है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? गैलीलियो ने ये बात कही थी। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित के नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है ना, पहला ऑप्शन दे रखा है, इसका क्या है? एक सेकंड रुक जाइए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि गणितीय अवसरों को एक श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। भाई उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित के नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्न में से क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा है, गणितीय अवधारणाओं को एक श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। जरूरी नहीं होता कि बस केवल श्रेणीबद्ध ही तरीके से करते जाओ, चाहे बच्चे को समझ आए ना आए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर नहीं हो पाएगा आपका। फिर क्या कह रहा है, संदर्भ के लिए एक रजिस्टर में गतिविधियों को लिखे। नहीं भाई, ये देखो नोट बनाना, फोकस्ड होकर के किसी चीज़ को रखे रहना या रजिस्टर में नोट कर लेना कि ये ऐसे ऐसे है, ये मैथ नहीं कहता। मैथ में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अपनी खुद की समझ होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे और इसमें क्या होता है, अगर आप टीचर हैं मैथ पढ़ाने के लिए तो आपको क्या है, बच्चों को अवसर देना चाहिए, अवधारणाओं को खुद वो निर्माण करें, सीखें। ठीक है ना, तो सी वाला क्या है, सीखने वालों को अवधारणाओं के लिए सीखने का अवसर प्रदान करें। ये देखिए जहाँ पे भी अवसर देने की बात आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होता है। हर किसी ऑप्शन से राइट आंसर यही होता है। ठीक है ना, आप जब भी गणित पढ़ाते हैं तो कोशिश ये किया करिए कि बच्चों को उनसे खुद करवाइए चीज़ों को, बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से, उन पर कोई बोझ ना पड़े, कोई रटवाने की चीज़ें ना, कोई लिखवाने की चीज़ें ना आए। ठीक है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या करें, पाठ्य पुस्तक का अनुक्रम पालन करें। ऐसा कुछ नहीं है कि जो किताबों में लिखा है उसी के तरह आप चलेंगे, नहीं। अगर ज़रूरत आपको लगती है कि पहले आपको बोर्ड मास समझाना है तो उसको भी समझाइए, चाहे बच्चा 8th क्लास या 10th क्लास में भी पहुंच गया है तो। ठीक है ना, तो पैटर्न फॉलो करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अवसर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। आगे क्या दे रखा है, क्या कह रहा है, गणित सीखने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, आप लोग एक बार आंसर को पढ़िए और खुद से आंसर कीजिए। गणित कह रहा है कि पहला, गणित सीखने के मामले में कौन सा कथन सही है, कौन कौन गणित सीख सकता है, उससे रिलेटेड बात है। पहला कह रहा है, हर व्यक्ति गणित को सीख सकता है और सफल हो सकता है। ये 100% सही बात है। गणित को कोई भी सीख सकता है भाई, ऐसा कोई बोझ नहीं है कि बच्चा सीखे या बच्ची सीखे, लड़की सीखे या एडल्ट सीखे, ऐसा कोई नहीं होता, कोई भी इसको सीख सकता है गणित को।
दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, लड़कियों को अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए जहाँ पे भी जेंडर बायस आ जाए, मतलब कि किसी भी लड़की को या लड़की को ज़्यादा टाइम देना, इस तरह से कर कोई भी ऑप्शन आता है तो वो 100% गलत होता है, ठीक है ना। जेंडर बायस बहुत गलत चीज़ है। दूसरा क्या है, गणित एक विशेष विषय है जो कुछ विशिष्ट लोग, ये भी देखिए बहुत ही गलत तरीके से दे रखा है। ऐसा कोई विशेष सब्जेक्ट नहीं है कि कोई ही कुछ ही लोग सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, अनौपचारिक एल्गोरिदम औपचारिक गणित से गौण है, ऐसा भी नहीं है। अनौपचारिक एल्गोरिथम जो है औपचारिक से गौण है, ऐसा नहीं होता, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। सबसे पॉजिटिव आंसर ए हो जाएगा कि गणित को कोई भी सीख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं अपने। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार के सह संबंधों को स्थापित करने के लिए गणित के शिक्षक को विभिन्न विषयों की बुनियादी तत्वों का बहुमुखी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है आकस्मिक संबंध को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। व्यवस्थित संबंध का मतलब होता है कि चीज़ को आप सीक्वेंस में व्यवस्थित कर दो, मैथ को नोट्स बनवा दो, इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब देखिए आकस्मिक संबंध का मतलब है कि अगर आप गणित पढ़ाने जा रहे हो तो आपको उससे रिलेटेड फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो भी उससे रिलेट करने वाली बुनियादी चीज़ें हैं उसका ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। तो टीचर के अंदर बहुमुखी ज्ञान होना चाहिए अगर आप चाहते हैं बच्चों को सीखने में आकस्मिक सहसंबंध स्थापित करना। सहसंबंध का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। चीज़ों को जोड़ जोड़ करके पढ़ाना, कहीं कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप फिजिक्स के टर्म को भी यूज कर सकते हो, इस तरह से पढ़ाना ही आकस्मिक सहसंबंध होता है, ठीक है। ये भी आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाइए, बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कंफर्म कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गणित की कौन सी शाखा तार्किक सोच और प्राकृतिक डिज़ाइन को सिखाती है। बताइए कौन सी शाखा है, कौन सी मैथ की ब्रांच है जो हमें डिज़ाइन बनाना सिखाता है, जिसमें हम ज्योमेट्री वगैरह का काम करते हैं। ये बताइए कौन सा है। तो ये ज्यामिति हो जाएगा, सिंपल से। ज्यामिति में तो हम लोग तर्क वितर्क की बात करते हैं या ज्योमेट्री डिज़ाइन करते हैं ना, तो ये ज्यामिति हो जाएगा। बीजगणित में तो अलजेब्रा की बात करते हैं, एक्स वाई और ये सब अल्फ़ाबेट। अंकगणित में नंबरों को, त्रिकोणमिति में साइन थीटा और कॉस थीटा करते हैं, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ये 100% सही बात है। आप कई बार देखते होंगे आप ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें सॉल्व करते होंगे, उसमें कहीं कहीं अलजेब्रा देखने को मिल जाता होगा। कभी कभी ज्योमेट्री का चीज़ें सॉल्व करते होंगे तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिल जाता होगा, या अंकगणित या अर्थमेटिक देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसका पहला एक दूसरे पे ये निर्भर होती है। गणित की विभिन्न जो शाखाएँ हैं, बीजगणित, ज्यामिति, ये सारी एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया है। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अंकगणित को सीखे बिना समीकरणों को सीखा जा सकता है, ये भी गलत है। भाई अंकगणित नहीं जानोगे तो समीकरण कैसे बनाओगे। फिर क्या कह रहा है, बीजगणित सीखे बिना त्रिभुजों की समरूपता सीखी जा सकती है, ये भी गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट में दे रखा है, इसमें डिटेल दे रखा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो हमारा मैथ पेडागोजी का टॉपिक है ये भी समझ में आया होगा। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छे से कंप्लीट करा सकूं, ठीक है ना। पहले मैं चैप्टर वाइज चीज़ों को कराऊंगा, एक एक टॉपिक को पेडागोजी के, उसके बाद मिक्स कराऊंगा, ठीक है। जैसे हमारा सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम लोग मिक्स पेपर लेकर के एक साथ 20-20 और मतलब 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।